अ गुड लॉयर इज समबडी हु इज़ गोइंग टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पज़ क्या है. इन लिव इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो फीमेल इज़ प्रोटेक्टेड, मेल इज़ नॉट सो प्रोटेक्टेड. अगर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है. लेकिन इफ़ द गर्ल सेज कि मैं नहीं रहना चाहती, तो लड़का नहीं कर सकता वो चीज़. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं लॉयर के पास जा रही हूँ, हमेशा याद रखो कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ. बिकॉज अ लीगल केस इज़ लाइक अ डिजीज़. आपको लग गया तो कई साल के लिए लगेगा. देखो लॉ में तो नहीं लिखा हुआ कि कितनी एलिमनी मिलेगी, बट दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन विद द फैमिली कोड. और उसमें भी एलिमनी जनरली डिवोर्स के टाइम पे फीमेल को ही मिलती है. बच्चे का क्या होता है? बच्चे का क्या होता है, उसकी दुर्गति होती है. Alright, welcome to another episode in Completely Yours के एक सीजन का एक एडिशनल चैप्टर, द लीगल चैप्टर. जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आप लोग पढ़ोगे, सुनोगे, समझोगे, पार्टिसिपेट करोगे. बट द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट आई हैव गॉट, एंड ऑनेस्टली मुझसे आज जो मेरे जो गेस्ट उन्होंने पूछा था हाउ डिड आई रीच हिम, उसके पीछे एक्चुअली एक स्टोरी है जो मुझे अब याद आई. बट इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ मिलेगा बिकॉज द वॉइस विद मी इज़ very, very powerful on social media. Also an advocate at the High Court and Supreme Court. He's also an author. विकास नागवन जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं. विकास जी शुक्रिया आने के लिए. थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. तो आपने मुझे पूछा मैं आप तक पहुंची कैसे. ऑफ कोर्स आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस, तो किसी ना किसी वीडियो के जरिए तो मैं घुस गई होंगी तो फिर आता है. बट नीचे लोगों के रिकमेंडेशन में विकास जी को शो पर लाओ हैज़ बीन ऑन वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोस. एक नहीं 3-4 अलग लोगों ने लिखा था. दैट इज़ वाई मैंने ना बोल्ड में लिखा कि आज मैं आपको टेक्स्ट करूंगी, एंड दैट इज़ हाउ आई रीच्ड आउट टू यू. ओह, आई डिडंट नो दैट. मुझे नहीं पता था कि लोग इतना ज़्यादा चाह रहे हैं कि मुझे किसी और पॉडकास्ट पे जाना चाहिए. तो हो सकता है ना आप जो बातें सोशल मीडिया पे समझा रही हो, मे बी यूर एक्सप्लेनिंग इट इन सच सिंपल टर्म्स जो शायद लोगों को पता होना चाहिए. आई रेड एंड आई थिंक ऑन योर वेबसाइट, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अवेयर और एजुकेट करना चाहते हो अबाउट लॉ. कोशिश करता हूँ. रीज़न बीइंग कि लॉ इज़ समथिंग जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर टीनेजर को पता होना चाहिए. एवरी यंगस्टर मस्ट नो अबाउट लॉ. और सबसे बड़ा इशू ये है कि इसी के बारे में किसी को नहीं पता है. यस. एंड इसका जो खामियाजा है वो तब भुगतना पड़ता है जब आप कोर्ट में जाते हो, पुलिस से डील करते हो, ब्यूरोक्रेसी से डील करते हो, या पॉलिटिशियन से डील करते हो, या फिर कभी कोई डिबेट हो रही है और वहाँ आपको कुछ बोलना पड़ जाए, या फिर आपके पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग. जहाँ पे आपको इशू पड़ेगा फिर आप कहते हो कि यार अब तो मुझे पता नहीं था ये सब. एंड दिस इज़ द आई हैव सीन पीपल गोइंग टू दी गवर्नमेंट ऑफिसेज और वहाँ जाके बोलते हैं कि सर हमारा छोटा सा काम है, और वहाँ बैठा हुआ एक बाबू बोलता है ये कानून है तुझे पता नहीं पता. दिस इज द इशू. फिर लोग कहते हैं यार ये पता होना चाहिए था. लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मैं कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा पढ़ाया था, लॉ के बारे में किसी ने आईपीसी नहीं बताई, किसी ने कोई और चीज़ नहीं बताई. सच बात है. पर गाजी जब तक कोर्ट में पैर नहीं पड़ा, मुझे जब लोग बोलते तुझे इतना नहीं पता था, मैंने कहा बिकॉज मेरे को थोड़ा ना पता था कि ये सब कुछ जानना पड़ेगा एक दिन. लाइक बेसिक्स लाइक आईपीसी क्या होता है, फिर समझो सेक्शन क्या है. वी नेवर नो. आई मीन मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता होता है टिल द टाइम यू एंड अप देयर. अब डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही है. आप घर पे बैठे हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं कुछ भी, लेकिन आप वो दवाई इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि बार बार डॉक्टर आपको वही रेकमेंड कर रहा है. ट्रू. क्योंकि बीमार तो पड़ते रहते हैं. ट्रू. पर केस इज समथिंग वो लाइफ में कभी हो जाता है, कभी एक बार हो गया, तब आपको पहली बार समझ में आती हैं चीज़ें कि यार ये पता होनी चाहिए थी. एंड देयर इज़ अ प्रिजम्पशन इन द इंडियन लॉ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कानून के बारे में पता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट मेक्स द लॉ, तो होता क्या है कि वो अपना पब्लिक डोमेन में डाल देती है, और उस प्रिजम्पशन के बेस पे वो अज्यूम करते हैं कि सबको पता है. राइट. तो जैसे आप बोलते हो कि ट्रैफिक में आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते, दिस इज़ लॉ. हमें पता है क्योंकि आप चलान काट देते हैं. अगर चलान ना काटे तो हमें नहीं पता है. सही बात है. लेकिन इसके साथ में और भी चीज़ें हैं. यू कांट क्रिएट न्यूसेंस इन फ्रंट ऑफ योर नेबर इन द नेबरहुड इटसेल्फ. आप वहाँ कुछ जला नहीं सकते हो. इवन द बार्बर शॉप जैसे होती है तो वो बाल काटते हैं तो लोग बाहर जला नहीं सकते हो. देयर इज़ अ लॉ रिलेटेड टू दैट. बट हमें पता ही नहीं है. हमें नहीं पता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. बच्चा पैदा हुआ नहीं, प्रीनेटल डायग्नोसिस है, वो दैट इज़ गवर्न्ड बाय लॉ कि आप सेक्स नहीं बता सकते हो बच्चे का. अगर आप बताओगे, आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे डॉक्टर, तो उनको जेल हो सकती है, उनका लाइसेंस भी ख़त्म हो सकता है. बच्चा पैदा हो गया, वैक्सीनेशन कब करवानी है, उसकी टेक केयर करनी है नहीं करनी है. उसके बाद जब आप स्कूल जाते हो, एजुकेशन पॉलिसी है, एक्ट्स हैं, स्कूल के बिल्डिंग बाय लॉज हैं, फायर परमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके अलावा जो आप गाड़ी से बच्चे को भेजते हो तो दैट इज़ गवर्न्ड बाय लॉ. उसके बाद जब एजुकेशन कंप्लीट होती है, 12th होती है, फिर आप यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं, जो कॉलेज के अपने हैं, उनका अपना एक लॉ है. उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में आते हो, वेदर यू आर टीनेजर और नॉट, या शादी करते हो, तो उसका अपना कानून है. आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपना कानून है. यूपीएससी, एसएससी, सबके पास अपने एक्ट हैं.
उसके बाद जब शादी हो गई तो उसके बाद देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लॉ जो एप्लीकेबल है आपके ऊपर। फिर बीच में सोचते हो दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी थी, उस पे भी उस पर भी लॉ है। फिर आप बूढ़े हो जाते हो, आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बाद आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस ले सकते हो नहीं ले सकते हो। सीनियर सिटीज़न हो गए, उस पर भी लॉ है। मर गए तो आपका जो रिचुअल है वो कैसे होगा? ऐसा तो नहीं कि रोड पे जाके जला देगा कोई भी किसी को, यू कांट डू दैट। उसके बाद मरने के बाद आप प्रॉपर्टी छोड़ के गए हो, उसका इनहेरिटेंस और सक्सेशन है, तो बेसिकली आप पैदा हुए नहीं, लॉ इज़ एप्लीकेबल। और जब आप मर गए उसके बाद भी लॉ इज़ एप्लीकेबल, आपकी जनरेशन्स के बाद भी वो आपके ऊपर चलेगा। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। होता क्या है कि जब मेरे पास आते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दादाजी की ये फ़लानी प्रॉपर्टी फ़लाने गांव में पड़ी हुई है और उस पर मैं कितना शेयर क्लेम कर सकता हूँ। अब आपको अगर पहले पता होता तो आप पहले क्लेम कर चुके होते हैं। बट दिस इज़ द बेसिक थिंग, आपको अपना राइट, आप यू हैव इनहेरेंट राइट इन दैट प्रॉपर्टी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं लूँ कैसे, कितना लूँ। सो अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। बट दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट विकास जी, एंड नाउ दैट यू मेंशन, मुझे लगता है क्योंकि जैसे हमने मैट्रिमोनियल की बात की है यहाँ पर, वही अपने में आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, पेंडोरास बॉक्स, आप घुसते हो वो खत्म नहीं होता। आप जो बता रहे हो इट्स लाइक नेवर एंडिंग। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई लॉयर्स के रूम में वो दीवारें पूरी की पूरी किताबों से भरी होती हैं। वो कई बार शो ऑफ भी होता है। चलिए, कई बार शो ऑफ भी होता है, बट द पॉइंट इज दैट दिस इज टू मच टू स्टडी। नॉट एवरी लॉयर रीड्स ऑल दोज बुक्स। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे लॉयर बन जाते हैं। कुछ शो ऑफ के लिए रखते हैं कि भाई बुक्स है हमारे पास, वो इट लुक्स गुड कि आपके पीछे एक लाइब्रेरी है और आपको अच्छा लग रहा है। दैट्स ट्रू, बट आई थिंक दैट इज विद ऑल द प्रोफेशंस, कुछ दिखाना है और कुछ चलाना है, वैसी वाली बात है। सबसे अच्छा लगता है डॉक्टर, आप छोटे से कमरे में एक टेबल चेयर लगा के बैठ जाते हो और एक जो पेशेंट वाली रिवॉल्विंग स्टूल है वो होता है, उस पर बैठा लेते हैं, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उनको किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम फॉर अ गुड लॉयर। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, अब जब आपके पास पैसा भी आता है, आपके पास रिसोर्सेज भी आते हैं, तो आपको बुक्स रखनी चाहिए। अब नाउअडेज जो चीज़ें चल रही हैं, यू फॉर इवन स्लाइटेस्ट थिंग्स पीपल गो एंड दे गूगल इट। AI की वजह से वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, और गूगल पे जो चीज़ें आ रही हैं, इफ़ देयर इज़ जजमेंट, तो उसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है। आई एम मोर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग गेटिंग गूगल पे जाने से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज बुक्स में कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आप किसी और केस के लिए ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, लेकिन वो वहाँ सामने पड़ गई, तो यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, दूसरा क्या, आप फ्लैग करके रख सकते हो ऑलवेज अपने गूगल से। अपने आई हैव सीन मैनी पीपल, वो क्या करते हैं, दे बुक मार्क्स सर्टन पेजेस। जैसे आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेव कर लेते हैं, कितने लोग हैं उसको सेव को दोबारा खोल के देखते हैं? पता नहीं, हार्डली एनीबडी। सेव कर लिया, कभी देखेंगे। इफ़ यू हैव बुक एंड यू हैव फ्लैग्ड अ पेज, तो आप कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप याद रखोगे कि हाँ यार, उस वाली बुक में ये है जजमेंट। देयर वाज अ जजमेंट इन 2010, एंटिसिपेटरी बेल वाज ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। दिस वाज केस सिद्धराम सतलिंगप्पा महत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अपने टाइम का बहुत अच्छा केस था, मर्डर केस में एंटिसिपेटरी बेल मिलना, और इट्स अ लॉन्ग लेंथी जजमेंट। मैंने एक बुक के अंदर उसको फ्लैग किया, और उसके बाद जितने भी एंटिसिपेटरी बेल आती थी, आई यूज टू चेक कि वेदर द फैक्ट्स आर मैचिंग और नॉट। You would go back to that page. Exactly, definitely. हर बार जाते थे उस बुक में, वो फ्लैग खोल के देखते थे, हाँ ये मैच कर रहा है, इसको यूज़ किया जा सकता है। सो इट वाज क्वाइट इजी। पहला सवाल, और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे कैसे पता चलता है इफ़ आई एम फाइटिंग अ केस, मेरा लॉयर अच्छा है नहीं है? समटाइम्स इवन बिफोर वी स्टार्ट द फाइट, कैसे किसी को पता हो कि अच्छा आई कैन नाउ ट्रस्ट दिस लॉयर फॉर माई केस, स्पेशली मैट्रिमोनी की अगर मैं बात कर सकूं? देखो, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। आप जब तक किसी को आजमा के नहीं देखोगे तब तक नहीं पता लगेगा। बट 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस भी लॉयर के पास आप जाएंगे, इफ़ ही शुड बी अ गुड लिसनर, वो आपकी पूरी स्टोरी आराम से सुनेंगे, समझेंगे, फैक्ट वाइज नोट करेंगे। नोट करने के बाद वो आपको एक एक चीज़ के ऊपर बताएंगे। अ गुड लॉयर इज़ समबडी हु इज़ गोइंग टू टेल यू कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे पर्पज़ क्या है। जो रेमेडीज़ होंगी, ही वुड नो ऑल दी रेमेडीज़ कि किस टाइम पे क्या किया जा सकता है। और क्यों एवरीबडी इज़ नाउ वेल एजुकेटेड, क्योंकि आप लॉयर के पास जाने से पहले आधी चीज़ें गूगल करके जाते हैं लोग, मतलब कुछ ना कुछ तो देखते हैं, बाकी वीडियोस देख लेते हैं कि हाँ यार, वो फलाने लॉयर ने ऐसे बोला था, उस चीज़ ने ऐसे बोला था, या मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, क्योंकि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स दे आर कवरिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट केसेस। वो कोई ना कोई पेज पे, फ्रंट पेज पे रहता है, आप लोग पढ़ते हैं। तो जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि जो सामने वाला बंदा, उसको नॉलेज है या नहीं है। राइट। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं लॉयर के पास जा रही हूँ,
हमेशा याद रखो कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ, बिकॉज अ लीगल केस इज़ लाइक अ डिजीज़. Yeah. आपको लग गया तो कई साल के लिए लगेगा, उसका इलाज तो वैसे ही होगा. Yeah. So, just like a good doctor, a good lawyer would definitely explain you certain things, और वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है, कब आना है कब नहीं आना है. दूसरा, जब आप पहली दूसरी डेट पे जाओगे तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन द कोर्ट. बहुत सारे बात लोग बोलते हैं कि यार मुझे नहीं मजा, जाना है, हाँ. लेकिन एक दो डेट पे जाओ, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि आपके लॉयर जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं. तो थोड़ा सा अंदाज़ा उससे भी आपको मिल जाएगा. बट द बैड थिंग इज़ कि जब तक आपके केस में 2-3 साल नहीं निकल जाते हैं, यू कैन नेवर बी श्योर कि चल क्या रहा है. That's true. नोटिस हो गया, रिप्लाई आएगा, तो 2-3 डेट पे रिप्लाई खेलते रहेंगे, तब तक साल 1.5 साल निकल चुका होता है. बाय द टाइम आर्ग्यूमेंट होता है और जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तब आपको पता लगता है कि ये गलती हमने की थी. जनरली अ गुड, और होता क्या है कि वी लॉयर्स वी कांट एडवर्टाइज, नोबडी कैन डू दैट. Yeah. तो रेफरेंस वाला सिस्टम होता है. तो आप सेकेंड ओपिनियन लेके चलो हमेशा. आप एक लॉयर के पास जा रहे हैं तो ऑलवेज बी इन टच विद सम अदर लॉयर, कीप हिम ऑन रिटेनर, और उनसे एडवाइस लो कि सर ये चीज़ चल रही है और क्या हम इसको आगे इस तरीके से बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. तो आपको यू विल हैव टू डबल चेक एवरीथिंग. या दैट्स ट्रू. बट विकास जी, वही चीज़ आती है, तो इसका मतलब जब बहुत सारे लोग शायद डिवोर्स फाइल करने से या डिस्पाइट अब्यूज़ आइदर वेज डरते इसीलिए कि फिनेंशियली बहुत हैवी पड़ेगा. इट इज़ अ जर्नी, राइट? मतलब आई वॉन्ट पीपल टू नो कि आपका पैसा जाता है. लोगों को लगता है कि डिवोर्स लड़ना या करना या कई साल खींचना बहुत आसान है. बिसाइड्स मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा, देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल दिस थिंग दैट गोज Yes. ऑफ, राइट? यस, एग्जैक्टली, आई हाँ. एग्री. हाँ, मतलब अच्छा, सो फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, अगर मैं महिलाओं के लिए बात कर सकूँ, डू दे हैव अ प्रोविजन कि वो नहीं है उनके पास पैसे और वो पति पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से? हाउ डू दे गेट आउट ऑफ द हाउस? व्हाट डू दे डू अगर वो नहीं रह पा रही उस घर के अंदर? देखो, पहली बात तो ये है कि शी हैज़ टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू लिव इन दैट हाउस और नॉट. अगर उसके पास पैसा नहीं है, पहले उसको डील कर लेते हैं. अगर उसके पास पैसा नहीं है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट अ लॉयर. वो डिस्ट्रिक्ट लीगल स्टेट जो अथॉरिटी होती है, हमारी लीगल एड अथॉरिटी है, उसके पास से ले सकते हैं. हाई कोर्ट में भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे लॉयर हैं वो मिलते हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी है. सो एज ए फीमेल, जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल, यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट. सारा खर्चा स्टेट देती है, आपको कुछ नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना. दूसरा क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे उस घर में रहना है कि नहीं रहना है. जब तक आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि मुझे करना क्या है, तब तक नोबडी कैन टेल यू कि भाई आपको क्या करना चाहिए था. राइट. अगर आपने बोला कि मुझे इस घर में ही रहना है, इट इज़ बेटर कि मैं रहूँ इसमें, तो आप रह सकते हो. अगर आपको जो आपके इन लॉज हैं परेशान कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज फाइल डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट, यू कैन गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर. इवन देयर इज़ अ प्रोविजन कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं उनके लिए, समबडी फीमेल सब इंस्पेक्टर, और उनका नंबर आपको मिल जाएगा. यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दैट प्रोटेक्शन ऑफिसर. आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो इफ़ समबडी इज़ हैरेसिंग यू. आप इंजंक्शन ऑर्डर ले सकते हो कोर्ट से. आई हैव सीन केसेस. मेरे पास काफ़ी साल पहले एक केस आया था ऑफ साउथ दिल्ली. उसमें जो वाइफ थी घर में आई, सब कुछ था, बट शी वॉज सो नोटोरियस, आई मस्ट यूज़ दिस वर्ड. और 3 फ्लोर थे उनके पास, और उसने कंप्लेंट फाइल करनी शुरू की. कंप्लेंट फाइल की तो लिटिगेशन तो शुरू हो गई. लिटिगेशन शुरू हुआ, उसके बाद अपने ससुर के ऊपर एक दिन FIR करवा दी कि 354 की, मुझे छेड़ रहे थे. मैं किचन में खड़ी थी, पीछे से मेरी कमर में हाथ डाल दिया. या दिस वॉज द कॉमन या. और उस टाइम पे द पुलिस दे कुड अरेस्ट. अगर 3 साल की जेल वाला केस है तो उसमें अरेस्ट कर सकते थे. नाउ डेज देयर इज़ एन इंक्वायरी पीरियड और काफ़ी चीज़ चेंज हो गई हैं. तो बेचारे ससुर साहब घर से निकल गए, सास पीछे पीछे चली गई. पति के अगेंस्ट ऑलरेडी एलिगेशन थे, पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, एंटिसिपेटरी बेल हुई नहीं थी, तो वो भी घर से चले गए. फॉर 4 years शी यूज्ड दैट प्रॉपर्टी इंटायरली. 2 फ्लोर किराए पे चढ़ाए, अपने भाई को बुला लिया और वहाँ एंजॉय किया 4 साल आराम से. और 4 साल तक पूरा जो परिवार था वो किराए पे रहते थे नॉर्थ दिल्ली में, और केस साकेत चलता था. और वो इतनी दूर इसलिए रहते थे कि आसपास रहेंगे तो फिर से कोई एलिगेशन लगेगा. सो द लॉ इन इंडिया इज़ काइंड ऑफ बायस्ड टुवर्ड्स फीमेल. और उनको जब वो इम्प्लीमेंट करने पे आती हैं तो वो कहर ढा सकते हैं और ढाती हैं. आई थिंक विकास जी, प्रॉब्लम वही है ना कि जेंडर, बार बार हम उस चीज़ का जिक्र करें कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बहुत ज़रूरी है. मैं इनफैक्ट पूछना भी चाह रही थी, जैसे समबडी गॉट इन टच विद मी बिकॉज ऑफ द शो ऑल्सो, क्योंकि पता है लॉयर्स आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप राइटिंग. अब लड़की के ऊपर सेक्सुअल क्रूएल्टी है जिसके ऊपर ऑफकोर्स बहुत बातें होती है, उसको ग्राउंड बना के आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो. अगर एक लड़का है, एक तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में बेचारे कुछ बोलने लायक नहीं होते अगर उनकी तकलीफ होती है. टैबू इतना है कि यू नॉट अ मैन इफ़ यू डू, हाउ आर यू अ मैन अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप दुखी हो.
But another thing is, the wife wants sex, which is like, there is a limit. Looks like he's an addict. कहता है मैं क्या करूँ? एंड जब वो नहीं हो रहा है तो उसको सेक्स टेस्ट और इम्पोर्टेंसी टेस्ट और क्या क्या टेस्ट करवाए गए हैं. इज लाइक अब मैं ये मेरे पास क्या ग्राउंड है, अब मैं कैसे बोलूँ जाके कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. सो आदमियों के पास वो विंडो है अपने लिए आवाज़ रखने की, उठाने की. मर्द को दर्द होता है, ऐसा नहीं है कि तो दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. ये जो सोसाइटल टैबू है ये तब तक रहता है जब तक आप एक्सप्रेस करना शुरू नहीं करते. दैट इज़ ट्रू. और जब तक आप एक्सप्रेस करोगे नहीं तो सामने वाले को पता नहीं लगेगा. ये बड़ी पुरानी कहावत है, गांव में हम सुनते थे कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती. सही वो बात. पता तो लगेगा ना कि भूखा है. दूसरा क्या है कि देर आर सम फिजिकल नीड्स हस्बैंड वाइफ दोनों की होती हैं. if this ground is available to the wife, this ground is available to the husband also. It may amount to cruelty, because the purpose of marriage generally in our societal norms is to procreate. आप अपनी प्रोजेनी आगे बढ़ाने के लिए शादी करते हो, अदरवाइज आप घर पे भी रह सकते हो, अडॉप्शन भी कर सकते हो, ज़रूरत हो ना शादी करनी है. सही बात है. आफ्टर मैरिज द लव एंड अफेक्शन वो हो जाता है. आप लाइफ जो है बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, वो भी साथ साथ चलती हैं. बट द मेन पर्पज़ इज़ कि आप आपका जो ख़ानदान है, जो आपका एंसेस्ट्री जो आप चली आ रही है, वो प्रोजेनी, उसको आगे बढ़ाना है. इफ़ वन और द अदर पर्सन इज़ नॉट डूइंग इट डेलिबरेटली तो इट मे अमाउंट टू क्रुएलिटी. बट वी नीड टू सी द फैक्ट्स कि ये सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं रख सकते. लिबिडो तो किसी का भी ज़्यादा हो सकता है, किसी का भी कम हो सकता है. दैट्स ट्रू. सो समटाइम्स दी हस्बैंड्स ऑल्सो दे कम कि भाई ये तो बड़ा इशू है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग. तो इट मे अमाउंट टू क्रुएलिटी. ही कैन गेट डाइवोर्स, वो ले सकता है. बट ही कैन नॉट फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट द वाइफ. ही कैन नॉट गेट FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट द वाइफ. लेकिन वाइफ अगर इफ देयर इज अ वाइस वर्सा सिचुएशन तो वाइफ क्या करती है, शी कैन ऑलवेज गो कि ये तो दिस इज अ मेंटल क्रुएलिटी टू मी, और वो केस कर सकती है और वो अपना रिलीफ जो है वो अलग तरीके से ले सकते हैं. शी कैन ऑल्सो डिमांड कंपनसेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. सो बात वही है. मुझे लग रहा है कि आफ्टर फ्यू इंटरेक्शंस आई हैव रियलाइज दैट, और लोगों के मैसेजेस जब नीचे आते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ मेन राइट कि भैया औरतों ने ख़राब कर रखा है, औरतें केस ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है. अ लॉट ऑफ वुमेन राइट दैट वी बीन अब्यूज टाइम एंड अगेन, क्योंकि वो बात भी सच है, ऐसा नहीं है. देयर आर सम केसेज वो भी तो जेन्युइन होंगे. हाउ डू वी फाइंड दैट बैलेंस? आई डोंट नो. व्हेन आई रीड आई एम लाइक, अब सब लोग अपने आसपास के केसेस के अकॉर्डिंगली एक नज़रिया बनाते हैं. इफ़ आई हैव गॉन थ्रू समथिंग आई वुड वांट टू बिलीव कि लड़कियां प्रताड़ित हैं, बट देन आई ऑल्सो सी मैन. आई सॉ पेरेंट्स फाइटिंग इन द कोर्ट. आई एम लाइक, अब ना लड़का सैड है ना लड़की है, तो पेरेंट्स सैड है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वन, हाउ डू यू हैंडल योर इमोशंस इन द कोर्ट, एंड सेकेंडली ये बैलेंस कैसे लाए कि कौन सही है कौन गलत है. हाउ डू वी चेंज द सोसाइटी टू जस्ट अंडरस्टैंड कि यू बी गुड टू पीपल. वो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अब जज क्यों कर रहे हो बैठ के? वहाँ भी एक जज है, फिर आप भी जज करते हो. हम सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते. सोसाइटी चेंजेस इटसेल्फ. वो दिस इज स्टैटिस्टिकल थिंग कि जब सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होने लग जाएंगी. जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल. पहले क्या होता था कि दी फीमेल्स दे यूज्ड टू बी रियली फेसिंग लॉट्स ऑफ हार्श कंडीशंस. क्यों? क्योंकि उनको बचपन से पढ़ाया नहीं जाता था, चूल्हा चाकरी करवानी होती थी और जॉब भी नहीं होती थी. शी वॉज नॉट एबल टू अर्न. शी वॉज टोटली इधर डिपेंडेंट ऑन द फादर एंड आफ्टर मैरिज ऑन द हस्बैंड इटसेल्फ. साथ में क्या होता था फिर, वो जो डाउरी डेथ के केसेस थे कि भाई फांसी पे टांग दिया, मार के कुएं में फेंक दिया, जला दिया. तो देयर वाज अ कमेंट बाय वन ऑफ द हाई कोर्ट्स, आई शुड नॉट नेम द हाई कोर्ट, बट कि बहुएं ही क्यों जलती हैं, ननंद क्यों नहीं जलती. दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द जेन्युइन ऑब्जर्वेशन. तो लॉ वाज बेसिकली ब्रॉट इन पिक्चर कि भाई ये चीज़ें कम हो जाएं. उसके बाद गाँव में जैसे होते थे तो आपने देखा होगा आज भी बहुत जो हमारे से पहले की जनरेशन है वो बोलते हैं कि हम अपनी बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगे. क्यों नहीं खाते? कभी सोचा है किसी ने? आपने उस बेटी के लिए उस टाइम पे कुछ किया नहीं, उसको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. अब वो दूसरे के घर में जा रही है, वो सिर्फ घर का काम करती है एंड शी एक्ट्स लाइक वो बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह भी होता था सिस्टम. तो आप कैसे उसके घर का खा लोगे? तो दिस वॉज अ गिल्ट कॉन्शियस एंड दिस वॉज अ सोसाइटल नॉर्म. अब नाउ डेज जो लड़कियां हैं वो टॉप कर रही हैं हर जगह. मेडिकल एंट्रेंस है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, लॉ में भी बहुत आ गई हैं, और जो बाकी जर्नलिज्म में तो आपको पता ही है क्या है. नाउ दे आर एबल टू अर्न देयर ओन ब्रेड एंड दे आर एबल टू मैनेज देयर ओन फैमिलीज. तो अब माँ बाप ये नहीं बोलते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं. और बेटियाँ भी कहती हैं यार बेटा नहीं कर रहा तो मैं अपने माँ बाप के लिए कर दूँगी. दिस वॉज द इशू एंड दिस सोसाइटी केप्ट ऑन चेंजिंग. इसलिए आज ये सिचुएशन इस तरह की हो गई है. तो आने वाले टाइम में जो हम बात कर रहे हैं
तो वो चेंज होगी. सेम गोज विद दिस लॉ. एक टाइम था जब बहू केस करती थी तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या करते थे, हस्बैंड को अरेस्ट करते थे, Yeah. ससुर को अरेस्ट करते थे, सास को भी अरेस्ट करते थे विद इन लाइक 24 आवर्स. इन 2013 और 14 देयर वाज ए केस इन सुप्रीम कोर्ट, अरनेश कुमार. सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहाँ 7 साल तक की जेल है, स्पेशली अगर मैट्रिमोनियल है, वहाँ अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाओ, अरेस्ट करने इफ़ इट इज़ इम्पेरेटिव तो ही करोगे. एंड दैट बिकेम अ ग्राउंड, क्योंकि देयर वर लॉट्स ऑफ फेक केसेस जो आ रहे थे. Yeah. Yeah. तो उस टाइम सिर्फ डाउरी के नहीं चल रहे थे, और भी जब जब जिसका मन करे वो उठा के केस कर दे. Yeah. इन्फॉर्मेशन वॉज फ्लोइंग लाइक अ रिवर कि कोई भी जाएगा, एक लोटा पानी लेगा, चल यार Yeah. पुलिस स्टेशन चलते हैं. पुलिस स्टेशन बिकेम एक्सेसिबल. और आज भी रूरल एरिया में तो इस तरह के केस भी रिपोर्ट नहीं होते बहुत जगह, बट जो अर्बन एरिया है उसमें तो हुए. सो कोर्ट को लगा यार ये तो बड़ा इशू है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए. True. सो दैट जजमेंट केम. ये हुआ तो हस्बैंड जो है वो थोड़े से बचे इस चीज़ से. लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि उसके बाद एलिगेशन बढ़ गए. अब वो कहते हैं कि मैं घर पे थी, मुझे कोई दवाई पिलाई जिससे मेरे मुंह से हरे हरे झाग आने लगे, मैं बेहोश हो गई. एंड दिस वाज इंसिडेंट 8 months बैक. मुझे मेडिकल में कहीं लेके नहीं गए, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं मर गई होती. तो उस टाइम पे आईपीसी थे तो 328 आईपीसी लगता था. उसके बाद बोला कि मुझे चुन्नी से मेरा गला दबाने की कोशिश की, मैं बाथरूम में थी, मुझे हाथ से जान से मारने की कोशिश की गई. देयर वाज नो प्रूफ. Yeah. सो ये एलिगेशन बढ़ने लगे. नाउ डेज द कोर्ट ऑल्सो सीज की कंप्लेंट आ रही है, कहते हैं यार ये तो वाहियात सी कंप्लेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है. बट कुछ जेन्युइन केसेस भी होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 उंगलियाँ बराबर हैं, पर 4 तो एक तरफ जा रही है ना. तो फेक केसेस जो चल रहे हैं धीरे धीरे करके सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस आएंगे. बट वी हैव टू डील ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस थिंग. Right. Right. आप ये नहीं कर सकते हो कि एक जर्नल प्रिंसिपल मैंने बना लिया और इस जर्नल प्रिंसिपल के हिसाब से सारे केसेस डिसाइड होंगे. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर मैं 90% केसेस जो हमारे पास आते हैं जब फीमेल पूरी एलिगेशन लगाती है तो उसमें लगभग 90% एलिगेशन होते हैं फेक होते हैं. वो सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि भाई नहीं तो केस नहीं बनेगा. देयर वाज अ केस विद मी, अभी डाइवोर्स चल रहा है उनका. उसमें इशू क्या था कि सास जो है वो सुबह 5:30 बजे उठती थी, जो बहू है वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी थी और ये था कि मैं आराम से उठूँगी, और वो 8 बजे उठती थी. और उठ के सास को पीनी होती थी चाय और इनको पीनी होती थी कॉफ़ी. हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने कहा भी यार सारे चाय पी रहे हो, तू भी पी ले. वहाँ से वो खटपट शुरू हो गई. उसके अलावा कोई इशू नहीं था किसी तरीके का. और वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आपको एक चीज़ बुरी लग गई, Yeah. आपको उसका रेजोल्यूशन नहीं मिला, आपको वैलिडेशन नहीं मिला, तो उसके बाद आपको हर चीज़ बुरी लगेगी. मैं बैठी हुई हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है. मैं जा रही हूँ पार्क में तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे आगे आगे जा रहे हैं, उसी टाइम क्यों जा रहे हैं. मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे मूवी नहीं दिखा के ला रहे हैं. कई बार हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ चले आते हैं. देखो एक लड़का जनरली लड़का ही रहता है शादी के बाद भी, जब तक वो बाप नहीं बनता. बाप बनने के बाद वो चेंज होता है. That is true. उससे पहले अगर आप ये सोचो कि ये चेंज हो जाएगा. अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे ना ओवर एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली इन लव मैरिजेस. Yeah. आप क्या होता है कि जो सोसाइटल चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या है, आज दोनों का रिलेशन हुआ, आप कॉलेज में थे, आपको क्लबिंग की, आपने ट्रैवलिंग किया, सब कुछ किया, यू गेट इनटू अ लाइफस्टाइल. Yeah. आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि ये लाइफ ऐसी चलेगी, एवरीथिंग वुड बी गुडी गुडी, हम इंजॉय करेंगे. शादी के बाद 2 फैमिली मिल गई, नाउ देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बाउंडेशन. सोच के देखो, मैं एम टॉकिंग अबाउट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. अगर वाइफ के को पता है कि ये हस्बैंड मेरा शादी से पहले ड्रिंक करता है, दोस्तों के साथ वीकेंड पे जाता है, और आप सोचो कि शादी के बाद वो एकदम से चेंज हो जाएगा, कांट हैपन. ऐसा नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स. और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, आप क्लबिंग कर रहे हो, और वो वहाँ जाके खूब अच्छे से एंजॉय कर रही हो, और आप सोचो कि शादी के बाद वो साड़ी पहन के सिर्फ घर पे रहेगी या सूट पहन के घर पे ही रहेगी, और वही कहते हैं ना कि जैसा हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है कि बहू कैसी होनी चाहिए, खाना बनाएगी और सब कुछ करेगी, Yeah. तो नहीं होगा. इट इज़ मोस्टली ए गेम ऑफ एक्सपेक्टेशंस. जितनी ज़्यादा होंगी उतनी टूटेंगी, जितनी टूटेंगी उतने ज़्यादा इश्यूज आएंगे. That's true. That is, I think it is so simply put, expectations ने शायद शादी तोड़ दी हुई हैं बहुत ज़्यादा लेवल पे, या प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, और कहीं ना कहीं ईगो ने डिवोर्सेस खराब किया, बिकॉज देन यू नो वो दूसरा साइड एक्टिवेट हो जाता है. आई वांट टू आस्क यू एक सवाल. आप इमोशनली लाइक हाउ डू यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल योर पीपल, जब लोग आपके पास अपना दुखड़ा रोते हैं. आई एम श्योर, बिकॉज मैंने अपने वकील साहब के आगे बहुत रोना रोया है. इट्स इमोशनली टॉर्मेंटिंग. कभी कभी आप भी, आई मीन व्हेन मेन क्राई, वुमेन क्राई, इट्स डिफिकल्ट, राइट? योर लॉयर इज़ नॉट योर थेरेपिस्ट. और डिटैच होने के लिए पहले अटैच होना बहुत ज़रूरी है. आई डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग. सबसे पहली चीज़ है कि जब हम लॉयर बने थे तो
आई डोंट नो कि बाकी लोग क्या ओथ लेते हैं क्या नहीं लेते हैं. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गीता. और गीता में कृष्ण भगवान ने 4 तरह के ज्ञान दिए हैं कि भाई 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है. या तो आप ज्ञान योग जो है सबसे ऊपर है, भक्ति है आपका कर्म है, तो और आपका धर्म जो कर रहे हैं. मैं मानता हूँ कि मुझे एक काम दिया है, मुझे एक काम करना है. मैं नहीं करूँगा, कोई दूसरा करेगा. आई हैव टू डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़. एंड टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ मीन्स कि आई विल ट्राई टू गेट द फेवरेबल रिजल्ट. और दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. और आप यू आर नॉट सपोज टू टेक दैट बर्डन होम. आप घर में काम कर रहे हो, आप कोर्ट में काम कर रहे हो. माई वाइफ इज़ अ लॉयर, ऑलराइट, शी हैंडल्स ऑल दी कॉर्पोरेट थिंग्स, वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड स्टफ. हम लोग लिटिगेशन वाले हैं. बट जब हम घर जाते हैं तो जनरली हम घर पे जाके काम की बात नहीं करते हैं. दूसरा, वी डोंट, मैं कभी फाइल घर नहीं लेके जाता हूँ. देयर आर मेनी लॉयर्स हु ब्रिंग देयर ओन फाइल, रात को बैठ के पढ़ रहे हैं. मैं कभी नहीं लेके जाता. आपने जो काम करना है आप 2 घंटे ऑफिस में ज़्यादा दे दो, लेकिन उस चीज़ को घर नहीं लेके जाना. दूसरा, जो आपने बाहर देखा है उसको कभी भी नहीं सोचना कि ये हमारी स्टोरी चल रही है या हमारे साथ भी ऐसा होगा. मैं ये पूछने वाली थी बिकॉज स्पेशली पीपल हु हैंडल मैट्रिमनी एंड आप मैरिड हो, आई मीन आई एम श्योर एक इमोशनल रहता ही है, या एक मेंटली एक चीज़ तो चलती है ना, यार ऐसा ना हो, थोड़ा स्कैरी हो जाता है. नहीं, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ माई फैमिली ऑल्सो. माई फैमिली इज़ फ्रॉम हरियाणा. वैसे तो ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं, लेकिन माई फैमिली इज़ टू लिबरल. हरियाणवी बोलते हैं घर में. माई वाइफ, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान. माई मदर, शी इज़ काइंड ऑफ इलिटरेट, लेकिन उनको पढ़ने का इतना शौक है, करने का इतना शौक है कि वो इंग्लिश की उनकी वॉकेब बहुत अच्छी हो गई अभी. हरियाणवी में बोलती हैं. लेकिन वो ये चीज़ माँ बोलती हैं कि भाई तुमने अब शादी कर ली, मेरी तरफ से ना तो मैं तुझे सिखाऊंगी कुछ, ना मैं इसको सिखाऊंगी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. और तुम्हें जो अपनी लाइफ में जीना है, जो हम नहीं कर पाए अपने लिए, जो हम पछता रहे हैं चीज़ें कि हमें आप एक दूसरे के साथ टाइम देना चाहिए था, वो तुम दे दो. हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए. तो मैं ये मानता हूँ कि जब घर में मैं अपने देखता हूँ परिवार में मेरी वाइफ की और मेरी मदर की बहुत अच्छी बनती है, तो मुझे लगता है उनकी कुंडली ज़्यादा मैच करती है एज़ कम्पेयर टू मेरी और मेरी वाइफ की. और ये ज़रूरी है. उसके बाद क्या होता है कि जब सब चीज़ें ठीक ठीक चल रही हैं तो आपको ना यू हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि आप अपनी लाइफ में अपने काम पे, करियर पे फोकस कर सकते हो. एक कहावत है गांव के, मतलब हरियाणा में, कहते हैं कि लोग बाहर से डर के घर जाते हैं, घर से डर के कहाँ जाएगा. अगर घर पे कोई ग्रह कलेश है तो कहाँ जाएगा आदमी. तो वो उसके लिए कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं है. तो आपको सबसे पहले अपना घर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के रिलेशन मेंटेन करने ज़रूरी है. नॉट एवरीबडी, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ परफेक्ट होती है, कुछ ना कुछ इशू सबके घर पे होता है. बट यू हैव टू बैलेंस दोज थिंग्स. जहाँ तक सोसाइटल बैलेंस की बात है, तो सोसाइटी को बैलेंस करने का हमारा काम नहीं है. हम तो एक एक बंदे को बता सकते हैं कि देखो ये करना है और ये नहीं करना है. अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोर्ट जाना है, देन आई विल बी द बेस्ट पर्सन कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ. अगर आपने डिसाइड किया मुझे कोर्ट नहीं जाना है, देन आई विल बी द बेस्ट पर्सन जो आपको 4 वे आउट बताएगा कि ये कर लो, कोशिश करके देख लो, बाहर की बार ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है. आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि कोर्ट जाने से पहले आप इसको रिकनसाइल करने के लिए, मीडिएट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो कर सकते हो वो कर लो. अगर कर सकते हो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो आपको मिठाई मंगाएगा और आपको देगा, अगर कर सकते हो. नहीं हुआ तो फिर जो हुआ देखेंगे. आई थिंक ये पॉइंट है, ट्राई इट आउट. हमने हर एपिसोड में बोला है इसको प्लीज़ सेटल करने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए. नहीं बनता है तो फिर कोर्ट में कैसे अमिकेबली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली लॉस दोनों का हो रहा होता है, दोनों पार्टीज़ का, दोनों पेरेंट्स का. आई थिंक दैट्स टॉर्मेंटिंग. विकास जी, कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई थिंक मैं बहुत जेनेरिक तौर से पूछ लेती हूँ. एज अ वुमन, इफ़ आई हैव टू फाइल एन FIR और पुलिस मना कर रही है एंड इफ़ आई हैव एम्पल एविडेंस, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पहली बात तो FIR जो है वो एविडेंस के बेस पे नहीं होती है. दैट इज़ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस. आप एलिगेशन कुछ भी लगा सकते हो. अगर पुलिस के पास जाते हो तो कुछ स्टेट में आपके पास क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो पोर्शन है ACP के अंडर में, वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाके आप फाइल कर सकते हो. इमीडिएटली कोई मारपीट हो गई, चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया जो विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल जा सकते हो. 112 नंबर पर कॉल करो, पुलिस वाले आएंगे, स्टेटमेंट लेंगे. अगर MLC होगे तो ऑन द स्पॉट आपके FIR काट के दे देंगे. पुलिस तब भी नहीं करती है तो आप सेम कंप्लेंट जो है DCP या ACP के पास भेज सकते हो. वो भी नहीं करते हैं तो इमीडिएटली अप्रोच द मजिस्ट्रेट कोर्ट विद इन लाइक 24 to 48 आवर्स. आप जाओ, फटाफट एप्लीकेशन फाइल करो और देखो किसका, पुलिस का तो बाप भी करेगा FIR. मतलब कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकता है इफ़ दे थिंक दैट इट इज़ वैलिड. अगर एक लड़का है और उसकी वाइफ ने उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लाइक इसे एलिगेशंस लगा दिए,
कैन ही बी अरेस्टेड? आई बिलीव नहीं, अब काफ़ी हो कुछ बदल सकता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट सेज कि जहाँ कोर्ट में 3 साल तक की जेल है जो किसी भी ऑफेंस में, वहाँ आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, दे हैव गिवन एम्पल पावर्स टू द पुलिस, दिस इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिशन। मर्डर केस में भी अगर पुलिस किसी को अरेस्ट ना करना चाहे तो कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप अरेस्ट करो, कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं दे सकती। और अगर पुलिस चाहे कि डाउरी वाले केस में ही मुझे अरेस्ट करना है इस आदमी को, तो वो कर सकते हैं। आपको कोर्ट ये कभी नहीं बोलेगा कि आपने अरेस्ट क्यों कर लिया। एक बार क्वेश्चन उठा देंगे लेकिन उसके बाद में बेल हो जाएगी, केस चलता रहेगा। तो दिस इज़ द प्योर डिस्क्रिशन ऑफ द पुलिस एंड दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट और दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग जिसकी वजह से करप्शन पुलिस में ज़्यादा है। आप पुलिस राज से निकले और पुलिस में आ गए, या पुलिस राज दोबारा चल रहा है। Yeah. आप पुलिस को इतनी पावर दे रखी है आपको, पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में हस्बैंड के साथ, उसके परिवार के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। पुलिस वाले कई बार जो लेडीज़ होती हैं, फीमेल जाती हैं जब पुलिस कंप्लेंट डालने, तो उनको भी धमकाते हैं, क्या करने आ गई, घर में जाके सॉर्ट आउट कर। दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। या आपकी एलिगेशन आ गई, या तो एफआईआर करो, एफआईआर नहीं करते हो तो कोर्ट से डायरेक्शन होगा, आप इन्वेस्टिगेट करो। अरेस्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। करना है तो वो एंटिसिपेटरी बेल का जो रास्ता है वो हस्बैंड के पास है। या अगर फीमेल जा रही है, पहली बात तो अगर फीमेल ने कोई कंप्लेंट फाइल की है तो मार्क माय वर्ड्स, 99% मैटर्स में पुलिस एफआईआर करेगी। अगर हस्बैंड जाएगा तो शायद 2% केसेस होंगे जिसमें एफआईआर होगी। बस यही वो बैलेंस है जो शायद कहीं आ जाए तो एटलीस्ट ये पता चल जाए कि ठीक है, दोनों की सुनी जा रही है। किसी ने बोला कि मेरे लॉयर ने बोला है कि मुझे मेरी वाइफ के पीछे डिटेक्टिव लगा लेना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट हैव एम्पल एविडेंस टू प्रूव। तो ये डिटेक्टिव वाली चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी है, बोथ द जेंडर्स। ये काम करता है डिटेक्टिव वाला पूरा देखो, प्रोसेस? डिटेक्टिव वाला हमारे यहाँ लॉ में ना, दिस इज़ द लकूना। आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपने कैसे लिया, कहाँ से लिया, ये नहीं फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो लोग करते हैं, डिटेक्टिव भी लगाते हैं, हमारे पास भी क्वेश्चंस आते हैं। जिसको करना है वो तो करेगा एविडेंस ढूंढने के लिए। कई बार ये देखा कि हस्बैंड वाइफ के आपस के डिस्प्यूट होते हैं तो ऑडियो की रिकॉर्डिंग चलती होती है, फ़ोन पे बैठे हुए हैं कि एक साइड पे ऑडियो रिकॉर्डिंग लगा के सामने चीज़ें चल रही हैं, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग है, छोटे छोटे कैमरे लग जाते हैं और विद ऑडियो ऑब्वियसली। या फिर कई बार आपके फ़ोन में ट्रैकर लगा लेते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के जो फ़ोन है उसमें लगा देता है, तो उसकी व्हाट्सएप चैट कॉल सबकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के उसमें लगा लेती है, फ़ोन में लगा लेती है कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैं आई हैव सीन केसेस जहाँ वाइफ ने अपने हस्बैंड की गाड़ी में टैग लगाया हुआ है जीपीएस पे देखने के लिए कहाँ जाता है, कैसे जाता है, किस टाइम जाता है, और वो आके बोलती है कि देखो इस ओयो होटल में रूम में ये 10 बार गया है, तो 10 बार किसके साथ गया होगा। जब हम एविडेंस मंगवाते तो पता लगाता है कि ही वॉज विद मल्टीपल फीमेल्स वहाँ पे जा रहा था। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो शक तो किसी को भी हो सकता है, एविडेंस कलेक्ट करना ज़रूरी है। केस शुरू होगा एलिगेशन पे और जीता है हारा जाएगा एविडेंस पे। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बस मैं यही बोलती हूँ, लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन कैसे केस को घुमा रहे हैं। आपका एविडेंस हाथ में होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी फाइट। एलिमनी के ऊपर बहुत बहस होती है, हर किसी को लगता है एलिमनी लेके लड़कियाँ पता नहीं कहाँ भाग जाती है, एंड आई अंडरस्टैंड मिसयूज़ वहाँ भी है। और इट्स नॉट रियली एन एक्सटॉर्शन, द आइडिया उसको एक्सटॉर्शन नहीं बनाना चाहिए। कोई फॉर्मूला है विकास जी एलिमनी कैलकुलेट करने के लिए कि किसी को कितनी मिल रही है, मिलनी है कि नहीं मिलनी है? देखो, लॉ में तो नहीं लिखा हुआ कि कितनी एलिमनी मिलेगी, बट दिस इज़ द डिस्क्रिशन विद द फैमिली कोड। और उसमें भी एलिमनी जनरली डाइवोर्स के टाइम पे फीमेल को ही मिलती है, तो ऐसा तो है नहीं। दिस काइंड ऑफ लॉ इज़ नॉट इन इंडिया कि डाइवोर्स के बाद हस्बैंड वाइफ की दोनों की जो प्रॉपर्टी है उसको जॉइंट करके आधा आधा कर दें। देयर इज़ नो लॉ। तो फीमेल अपनी तरफ से जो उसको राइट मिले वो उसको इन्फोर्स करती है, वो मेंटेनेंस भी क्लेम करती है, एलिमनी भी क्लेम करती है, कंपनसेशन भी मांगती है, डैमेजेस भी मांगती है, स्त्री धन ज्वेलरी जो अपने साथ लेके चली गई उसको भी कहती है कि मुझे वापस करो। तो हस्बैंड साइड से ना ये दिस इज़ काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड सिचुएशन, इसलिए फिर ये एक्सटॉर्शन की तरह काम आता है। दूसरा क्या आता है कि समटाइम्स फीमेल डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दे कैन, अगर वो नहीं कर सकती तो नहीं करती। और इसी वजह से फिर लोग बोलते हैं एक्सटॉर्शन, तो फिर लगता है एक्सटॉर्शन है। नो, इफ आई एम वर्किंग एंड माय हस्बैंड इज आल्सो वर्किंग एंड वी आर ऑलमोस्ट अर्निंग एक जैसा ही इनकम, तब भी मुझे मेंटेनेंस मिलती है? नहीं, मेंटेनेंस आपकी जो है वो अगर आप दोनों बराबर कमा रहे हो एंड यू आर एबल टू मेंटेन योरसेल्फ, तो आपको मेंटेनेंस जो है वो नहीं मिलेगी।
इफ़ देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन द इनकम, एक 15,000 कमा रहा है, एक 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वाइफ हैज़ द राइट कि वो सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, तो हस्बैंड से फिर मेंटेनेंस क्लेम कर लेती है, और करती भी है और मिलता भी है। और अगर हस्बैंड कम कमा रहा है और वाइफ बहुत ज़्यादा कमा रही है, तो देर इज़ ओनली वन प्रोविजन, सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। उसके अलावा देर इज़ नो अदर प्रोविजन जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता हो, और वो मांगता है तो उसमें 95% केसेस में जजेस हंसते हैं कि तो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेकर कमा के खा ले, कुछ और कर ले। तो बहुत देर आर लाइक रियली रियली स्केयर एंड Yeah. लेस नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे आपको ये ऑर्डर मिलेगा कि हस्बैंड को मेंटेनेंस मिली है, ऑल दो देर इज़ अ प्रोविजन। जज साहब जब ऑर्डर ही नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस किस बात की है, नहीं मिलेगी। यही लॉपसाइडेड है। आई थिंक बस ये कहीं बैलेंस हो जाए। विकास जी, उसी उसी तर्ज पे कस्टडी भी आती है। मोस्टली हमने मम्मी को माँ के पास ही बच्चे को जाते हुए देखा है। मतलब आई डोंट नो इफ आई कुड बी रॉन्ग कि अगर 5 साल से छोटा है तो मम्मी के पास ही जाएगा। वो हाउ इज़ इट, हाउ बच्चे का कैसे चलता है, स्पेशली अगर दोनों अलग देश में रहते हैं या दोनों अलग शहरों में रहते हैं, बच्चे का क्या होता है फिर? बच्चे का क्या होता है, उसकी दुर्गति होती है बच्चे की। रीज़न बीइंग कि जब बच्चा है, बाप कई बार कहता है कि बच्चे से अटैच्ड है और वो नहीं मिल पा रहा है। वाइफ भी बच्चे को लेके चली जाती है, हस्बैंड भी बच्चे को ले जाना चाहता है। समटाइम्स इट इज़ अ प्रेशर टैक्टिक, समटाइम्स इट इज़ लाइक दी वो रियल लव एंड अफेक्शन की भाई उसकी वजह से हो रहा है। बट कोर्ट भी प्रिज्यूम करके चलता है, लॉ भी प्रिज्यूम करके चलता है कि बच्चा जो है जनरली मदर के पास होना चाहिए। 12-13 साल का बच्चा होता तो ही कैन ऑलवेज डिसाइड। या लेकिन जो उससे छोटा है और उसने 5-7 साल तक या तो अपनी मदर को नहीं देखा या अपने फादर को नहीं देखा, तो ऑब्वियसली उसका अटैचमेंट नहीं होता है। और बच्चे तो किसी बाहर के लोग से भी, बंदे से भी अटैच हो सकते हैं, उसके बाद उसको किसी दूसरे के साथ रहना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और जो ये प्रिजम्पशन है लॉ की, इसका कोई फार्मूला नहीं है। या वो कहते हैं कि दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। आप बताओ ना वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होंगी। अगर आप बोलते हो कि उसके बच्चे को टाइम देना है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आदमी हस्बैंड भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम करके भी देते हैं टाइम। अगर वो बोलते हैं कि इसके एजुकेशन के बारे में ध्यान देना है, तो हस्बैंड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर 90% केसेस में कस्टडी वाइफ को मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 95% में जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ही ख़राब है। ऐसा तो नहीं हो सकता। 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, ट्रू। ठीक है। तो देर इज़ नो फॉर्मूला, बट प्रिजम्पशन चल रही है, उसके हिसाब से चलता है। वाइफ हैज़ दिस राइट कि अगर वो बच्चे को अपने पास रखती है तो शी कैन ऑलवेज से कि मैं बिकॉज ऑफ आई हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी, मैं काम नहीं कर सकती हूँ। शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। या हस्बैंड नहीं कर सकता ये। हस्बैंड क्या बोलेगा कि मैं घर पे बैठा हूँ, वाइफ कमा रही है, बच्चे को संभाल रहा हूँ, तो मुझे मेंटेनेंस दो। उसके लिए पहले या डाइवोर्स पिटीशन शुरू करनी पड़ेगी या सेक्शन 9 RCR फाइल करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिक एक लॉ में जाना पड़ेगा। वाइफ के पास सेक्शन जो अपना मेंटेनेंस के लिए है, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो उसमें फ़ाइल कर सकती है। वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फ़ाइल कर सकती है। वो चाहे तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मांग सकती है। हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही प्रोविज़न है, तो उसको इन्फोर्स कैसे करेगा? अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना लॉ सच में पढ़ना चाहिए। इट इज़ सच अ क्रेजी वर्ल्ड। मतलब ये बैलेंस क्यों नहीं आ सकता है, आई डोंट नो, एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फाइंड दैट बैलेंस, आई डोंट नो। आपके पास जब लड़के आते हैं, जस्ट फॉर माई दिस थिंग, इफ अ मैन अप्रोचेज यू, आप उनको पहले ही बता देते हो कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं? आई मीन विद वुमेन वी नो, जैसे हम जाते हैं हमें पता है कि तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। आदमियों को क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे बताएंगे? देखो, ये केस टू केस डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई जर्नलाइज वो होता है ना चेकलिस्ट दे दूँ कि ये करना पड़ेगा। अगर बच्चा है, नहीं है, किसके पास है, वाइफ कहाँ रहती है, हस्बैंड कहाँ रहता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इनकम किस तरह से है, उनके पास एक्चुअली व्हाट्सएप के और बाकी सब चीज़ों के प्रूफ कितने हैं, कितने नहीं हैं, वाइफ ने कौन कौन से लीगल चीज़ें हैं जो इनिशिएट की हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही पता लगता है। अगर आपके पास कंप्लेंट की कॉपी आ गई तो आप ये देख सकते हो इसमें एलिगेशन कितने लगे हुए हैं, इसका मतलब वो किस हद तक जाएगी। तभी आप डिसाइड कर पाओगे ना कि देखो आपके अगेंस्ट ये प्रॉब्लम आएगी। जब इट्स लाइक अगेन केस इज़ अ डिजीज़, आपको उसको यू डोंट नो हाउ इट वुड यस, टर्न आउट टू बी। तो जब तक उसके पूरी डायग्नोसिस नहीं होगी, पूरे टेस्ट नहीं होंगे, पूरी चीज़ नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं बता सकते। जनरली अगर कोई बच्चा है तो और मदर के पास है और हस्बैंड मेरे पास आके बोलता है कि नहीं यार आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन उससे ये होता है कि बच्चे को मेंटेनेंस दोगे या नहीं दोगे, या बच्चे के लिए कुछ किया है नहीं किया है। अगर वो कहता है कि मैं बच्चे को मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो मैं कहता हूँ कि किसी और से केस करवा ले। आपकी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, आपस में लड़ो ना, बच्चे का क्या क्या कसूर है, कुछ नहीं है। अगर आप पूरा उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ थोड़ा बहुत आपकी वाइफ करेगी, थोड़ा आप करोगे, लेकिन उसकी गलती नहीं है, उसके करियर पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्कूल की फ़ीस नहीं जा रही है या फिर आप स्कूल की फ़ीस भी ऐसे दे रहे हो जैसे एहसान है, तो भाई ये तो नहीं चलेगा।
हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, तुम जाओ कोर्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ पार्क में, तुम जाओ आपके बॉक्सिंग रिंग में, एक दूसरे का सर फोड़ लो, बच्चे की कोई गलती नहीं होनी चाहिए और बच्चे के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेकिन सबसे आता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रॉमा का इम्पैक्ट और अपब्रिंगिंग, मतलब जो ग्रोथ है वो बच्चे की इम्पैक्ट होती है। आई नो हैव टेकन टू मच ऑफ योर टाइम, बट विकास जी, कई लोग बोल रहे हैं कि शादी का सोल्यूशन क्योंकि इतनी ख़राब हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, लिव इन अगर ख़राब हो जाए 5 साल बाद, 8 साल बाद, फिर क्या, फिर तो मर्जी है ना, कुछ भी कर सकता है कोई। मतलब इज देयर अ लॉ टू प्रोटेक्ट द वुमन इन केस? यस, in live-in relationships also female is protected, मेल इज़ नॉट सो प्रोटेक्टेड। अभी उत्तराखंड में एक कानून आया था, उन्होंने बोला कि अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो तो आपको अपना लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट देने पड़ेंगे, आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिल करने के बाद आप दोगे, उसमें लिखोगे कि हम अपनी मर्ज़ी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लॉ को लाने का पर्पज़ ये था कि जो फेक आपके रेप के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, भी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज वाला इशू ना हो कि हम तो रह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि व्हेन यू गेट इनटू लिव इन रिलेशनशिप फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि आपका एक डोमेस्टिक रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, सो इवन द लेडी शी कैन फाइल डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट अगेंस्ट दैट बॉयफ्रेंड, वो वहाँ पे उससे फिर वो मेंटेनेंस रेजिडेंस राइट सब कुछ क्लेम कर सकती है। बट दिस इज़ नॉट अ टू वे स्ट्रीट, वो एक ही तरफ की है। दूसरा क्या इशू है कि अगर लड़का, जो मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, अगर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देता है तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकती है, लेकिन इफ़ द गर्ल सेज कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, तो लड़का नहीं कर सकता वो चीज़। तो लिव इन रिलेशनशिप में बेसिकली इट इज़ देयर इज़ नो नॉट अदर कोडिफाइड थिंग, बट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू गेट इनटू, तो उसमें एक प्रिजम्पशन अराइज हो जाती है, उस प्रिजम्पशन की वजह से देयर आर सर्टन राइट्स जो फीमेल को मिल जाते हैं। अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो तो कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग जो किसी और स्टेट में रह रहे हैं, वो पहले एफिडेविट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ, एग्रीमेंट करते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, जब तक रहेंगे तब तक ठीक है, नहीं तो पर उसका तो कोई वो ही नहीं है ना वजूद। इज देयर, डज द डॉक्यूमेंट होल्ड एनी इम्पोर्टेंस? लाइक समथिंग इज बेटर देन नथिंग। या दैट्स ट्रू। कल की डेट में लड़की बोलती है कि मेरे साथ तो इसने मैरिज का प्रॉमिस किया था, अब भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 69 आ गया, वो स्पेसिफिकली इसी चीज़ को क्रिमिनलाइज कर रहा है, उसमें 10 साल तक की जेल है। वो कहता है कि इफ़ देयर इज़ अ फीमेल, अगर कोई भी लड़का उसको गेट्स इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और बेस्ड ऑन डिसेप्शन बाय हाइडिंग आइडेंटिटी एंड स्टफ, तो उसके अगेंस्ट ये सेक्शन 69 की एफआईआर हो सकती है। लड़का नहीं करवा सकता, लड़की अपना नाम भी चेंज करके बता दे, अपना धर्म भी चेंज करके बता दे, कास्ट भी चेंज करके बता दे, और उसके बाद जाए इंजॉय करे, और उसके बाद लड़की बोल देगी ओके टाटा बाय बाय, तो लड़का कुछ नहीं कर सकता। आज तो मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू के बाद नो आई एम गोइंग टू गेट इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। रिलीजन इज अ स्केरी पार्ट, आई डोंट वांट टू टच इट बिकॉज इट गेट्स रियली दूर तक, बट अगर सच में कन्वर्ट करके शादी होती है, वन इट गेट्स इनटू स्पेशल मैरिज एक्ट, या वो अलग रिलीजन के मुताबिक भी हो सकती है। देखो, अगर आप रिलीजन चेंज करके शादी करते हो, तो अगर आप दूसरे के रिलीजन में चले गए तो आप यू कैन यूज़ दैट रिचुअल्स एंड स्टफ, आप स्पेशल मैरिज एक्ट में ही रजिस्टर करवाओगे उसको। लेकिन जस्ट बिकॉज यू चेंज योर रिलीजन, तो उसका भी आपको पर्पस देखना पड़ेगा, वेदर दिस चेंज ऑफ रिलीजन वाज बिकॉज ऑफ गेटिंग इनटू द मैट्रिमनी और नॉट। आप सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते हो। आपको रिलीजन चेंज करना, दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस, लेकिन आप रिलीजन चेंज करने का जो डिसीजन है वो आपका इसलिए होना चाहिए कि दैट यू एक्चुअली वांट टू गेट कन्वर्टेड टू दैट रिलीजन एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज। अगर आप वो करते हो और कल की डेट में आपके अगेंस्ट जो चीज़ें आती हैं, तो कुछ लीगल एक्शन है वो हो सकते हैं। जनरली उस पर भी एक्शन थोड़ा कम होता है, बट दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग अप। वाओ, विकास जी कितना पढ़ना पड़ता होगा, मेरे को लगता है आपका रूम पूरा किताबों से भरा होगा। बट माई फाइनल क्वेश्चन इज, ये न्याय की मूर्ति द स्टैचू ऑफ जस्टिस हैज चेंज्ड, तो अब वो काली पट्टी एक तो आँख से हट गई है, विच वर ऑल्सो होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग की लॉ एटलीस्ट मैट्रिमनी मुझे पता है उससे ज़्यादा नहीं, बट वहाँ थोड़ा बैलेंस आए। बट व्हाट इज़ अ न्यू मूर्ति जो है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, जो हमारे इंग्लिश लोगों ने दिया था, एक आइडेंटिटी दी थी कि दिस इज़ द लेडी ऑफ जस्टिस। तराजू है, आँख पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ नहीं देख पा रही है, एक हाथ में तराजू एक में तलवार है, वो चेंज कर दिया उन्होंने, एक हाथ में बुक आ गई है, साड़ी हो गई है, आंखें खुल गई हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंबल चेंज कर दोगे तो लॉ चेंज हो जाएगा, लॉ तो वही रहेगा। आप इस लेडी को हटा भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता थी, तो क्या फ़र्क पड़ा। कोर्ट जो है हमारे कोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि द लेडी ऑफ जस्टिस इज़ ब्लाइंड, एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड, तो वो किसी को नहीं देखी, अब वो कह रहे कि सबको देखेगी। आप सिर्फ देखने से फ़र्क नहीं पड़ता ना, दिस इज़ जस्ट अ सिंबल।
Yeah. आप सिंबल कुछ भी रख सकते हो, हटा भी सकते हो, हाउ डज इट मैटर? या तो आप लॉ को चेंज कर लो, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। कि लेजिस्लेटिव बॉडी के जो लोग हैं वो भी अगर लॉ को चेंज करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं लॉ चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखना पड़ेगा मुझे वोट कटेंगे या बढ़ेंगे। True. और जो बंदा ऊपर बैठा हो उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे आम आदमी जो है, जो आम जनता है, आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वो कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। हम सिर्फ एक वोट है और हमारी उतनी ही औकात है, उससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है। Yeah. लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बहुत सारे फंडिंग आती है। लड़कों के राइट्स के लिए काम करने के लिए कितनी फंडिंग आती है, कितने लड़के हैं जो रोड पे उतर आते हैं, नहीं होता है। तो आपका लॉ चेंज होने का जो बेसिकली जब तक होगा नहीं तो तब तक कुछ होगा नहीं। और लॉ चेंज करने के दो ही तरीके हैं, तो सड़क से या संसद से। सड़क पे वो उतर नहीं रहा, संसद में कोई बात नहीं कर रहा, तो भैया जैसी दुर्गति चल रही हो चलेगी, उसका कुछ कर नहीं सकते इसके लिए। Oh my God, golden word. सड़क से या संसद से चेंज आइदर ऑफ द प्लेसेस ही ला सकते हैं, ये फैक्ट है। विकास जी, विद यू द कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट मैं सिर्फ शुक्रिया बोलूँगी, बहुत टाइम दिया है आपने, एंड आई कैन ओनली थैंक यू। एंड आप बहुत एक्सपेंसिव लॉयर होगे, बट प्लीज गेट इन टच विद हिम इफ योर केसेस आर गोइंग हियर देयर एवरीवेयर। मे बी एक भगवान ना करे कि किसी को मेरी ज़रूरत पड़े, क्योंकि डॉक्टर के पास आदमी जाता है तो वो इसलिए जाता है कि वो किसी ना किसी ऐसे फैक्टर की वजह से जो उसके हाथ में नहीं है। या लॉयर के पास आदमी जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ द अदर पर्सन और द ईगो और द रिवेंजफुल एटीट्यूड। तो किसी दूसरे की आदमी के इंटरफेरेंस की वजह से लॉयर के पास जाता है, हमेशा तो ऐसी कोई ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। That is what पड़ती है we तो फिर pray. बात की बात है। दैट इज़ वॉट वी प्रे फॉर, कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे। प्लीज़ थोड़ा दिल लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, एंड ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द पेन, बिकॉज डिवोर्सेस पेनफुल होते हैं। शादी करके ना चलना बहुत ख़राब फीलिंग देता है। सो प्लीज़ सेव योर लाइफ। विकास जी, एक बार फिर से शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। नो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी जो मेरे पास आती रहती हैं। आई ट्राई टू टेल पीपल, लेकिन जब इस तरीके से पूछते हैं तो एक अलग पर्सपेक्टिव भी निकल के आता है चीज़ों के लिए, और लोगों को पता होनी चाहिए चीज़ें। तो मैं ये मानता हूँ, लोग जितना ज़्यादा पता हो उतना ज़्यादा अच्छा है। आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई कुड बी दैट दैट सोर्स जो सब चीज़ों को बता रहा है, लोगों को दे रहा है इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। और मुझे यही लगता है, प्लीज़ वॉच हिज वीडियोज़, बिकॉज मुझे लगता है वो छोटे छोटे स्निपेट्स सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत होते हैं। वही कोशिश मैं लीगल चैप्टर से भी कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।